द इंटरनेट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाई, आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। इंटरनेट वास्तविक रूप से किसके द्वारा विकसित हुआ था? सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इंटरनेट कब आया था, मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था। इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, है ना? आपको पता है इंटरनेट जो है 1969 में किस नाम से आया था? तो अर्पानेट नाम से आया था। अर्पानेट, है ना? किस नाम से? अर्पानेट नाम से। यानी कि दुनिया का, आपसे पूछा जाए दुनिया का पहला ऑपरेशनल नेटवर्क, उसका नाम बताइए। दुनिया का पहला ऑपरेशनल नेटवर्क अर्पानेट है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। इसको यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने डेवलप किया था। इसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने डेवलप किया था। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मतलब अमेरिका के रक्षा विभाग ने इसको डेवलप किया था। एक प्रश्न दोस्तों हमारे एग्जाम में निकल के आता है। वेरी गुड, सभी लोगों का आंसर आ रहा है, आप लोग आंसर दीजिएगा। नहीं, प्रीति सिंह जी, 1995 में भारत में पहली बार इंटरनेट यूज हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डेवलप कब किया गया इंटरनेट, ठीक है। तो इंटरनेट इनिशियल अगर बात करें हम, स्टार्ट जो हुआ है 1969 में हुआ है, अर्पानेट नाम से हुआ है। ये एक अमेरिका का प्रोजेक्ट था, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी कि वहां के रक्षा विभाग का था, ठीक है। पहली बार कितने कंप्यूटर अर्पानेट में कनेक्ट किए गए थे? पहली बार अर्पानेट को ऑनलाइन करने के लिए, तो पहली बार अर्पानेट को ऑनलाइन करने के लिए 4 कंप्यूटर कनेक्ट किए गए थे। अर्पानेट गोज टू ऑनलाइन कनेक्टिंग 4 कंप्यूटर्स, यानी कि अर्पानेट में 4 कंप्यूटर, अगर पूछा जाए कितने कंप्यूटर, तो आंसर 4 कंप्यूटर जो है कनेक्ट किए गए थे। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है जी। इंटरनेट क्या होता है दोस्तों? इंटरनेट जो होता है वो नेटवर्कों का नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स होता है, व्हिच प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हमको विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन, सूचनाएं, जानकारियां प्रदान करता है। इसे हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहते हैं? आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए, ये बताइए। हाँ बिल्कुल, सुजीत चौधरी जी आप कर लीजिए, अभी इनका एग्जाम है 22 को, आपका भी एग्जाम 5 को है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भी अटेंड कर लीजिए, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुजीत जी ध्यान दीजिएगा। इसके फादर कौन है? इसके फादर कौन है? तो इसके फादर की बात करें हम दोस्तों, विंटसर्फ एंड बॉब कोहेन, विंटसर्फ एंड बॉब कोहेन कौन है? इसके फादर हैं। विंटसर्फ एंड बॉब कोहेन इसके फादर हैं, ठीक है जी। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाउ मेनी बिट्स डज IPv4 एड्रेस हैव? IPv4 में कितने बिट होते हैं? IPv4 में कितने बिट होते हैं? क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा, 100% आपके एग्जाम में आ जाएगा, फंस जाएगा क्वेश्चन। आप नोट कर लीजिएगा, हमसे मिलिएगा एग्जाम एनालिसिस में, जब एग्जाम देकर आइएगा तो बताइएगा, मिलिएगा हमसे, क्वेश्चंस पक्का आपके एग्जाम में आने वाला है। IP से ये देखो 16 बिट, हे भगवान दिमाग कहाँ चल रहा है बेटा, बच्चा बाबू, 16 बिट कैसे हो जाएगा? IP मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। पता है आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस? IP के 2 वर्जन होते हैं, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6। IP वर्जन 4 4 बाइट का होता है, 4 बाइट मतलब 32 बिट। 1 बाइट में कितने बिट? तो 1 बाइट में 8 बिट, 4 बाइट में कितने बिट? 4 बाइट में 32 बिट। वहीं IPv6 जो होता है वो 16 बाइट का होता है, और 16 बाइट मतलब 128 बिट। 16 बाइट मतलब दोस्तों 128 बिट होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है जी। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस IPv4 4 बाइट होता है, 32 बिट, 16 बाइट 128 बिट का होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो होता है वो एक यूनिक एड्रेस होता है, तो आंसर यहाँ पे 32 बिट्स हो जाएगा। गलत मत करिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फंसने के चांसेस हैं। ये क्वेश्चंस फंस जाएगा आपके एग्जाम में, चाहे IPv4 वाला पूछा जाए और चाहे IPv6 वाला पूछा जाए। ये यूनिक एड्रेस होता है, ये यूनिक एड्रेस होता है। यूनिक मतलब एक अद्वितीय एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस होता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इंटरनेट पर जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, यानी कि ईच एंड एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड ऑन इंटरनेट मस्ट हैव अ यूनिक एड्रेस, दैट इज कॉल्ड IP एड्रेस। इंटरनेट पर जुड़े हुए प्रत्येक कंप्यूटर के पास एक अपना अद्वितीय मतलब यूनिक एड्रेस होता है ना, तो वो कहलाता है IP एड्रेस के नाम से। 2 वर्जन होते हैं IP एड्रेस के, IP वर्जन 4, IP वर्जन 6, ठीक है। IP के टाइप कितने होते हैं? तो IP के टाइप में अगर बात करें 2 प्रकार का होता है, एक स्टैटिक IP होता है, स्टैटिक IP एड्रेस होता है, एक डायनेमिक IP एड्रेस होता है।
एक स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है, एक डायनेमिक। तो दो प्रकार का आईपी एड्रेस होता है, एक स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है और एक डायनेमिक आईपी एड्रेस होता है। इस बात का विशेष करके आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। नहीं भूलना नहीं है बेटा, 2 ही बिट होता है, 32 बिट और 64 बिट। अच्छा एक बात बताओ, एक बाइट में कितने बिट? अच्छा दिमाग लगाना, IPv4, तो IPv4 मतलब 4 बाइट, 4 बाइट मतलब, तो 4 बाइट जब एक बाइट में 8 बिट, 4 बाइट 32 बिट, कितना आसान है। और IPv6 मतलब 6 मतलब 16, तो इसको 16 बोलते हैं, 16 बाइट बोलते हैं, 6 बाइट नहीं होता। कंफ्यूज, गलती, यहाँ गलती मत करना, इसकी कॉपी मत करना। यहाँ पे यहाँ 4 बाइट होता है 32 बिट, यहाँ 16 बाइट होता है 128 बिट। भाई एक बाइट में 8 बिट, 16 बाइट में 128 बिट, है ना। चलो भाई अगला प्रश्न, Which of the following is a search engine? इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? आंसर दीजिए आप लोग। चलिए बहुत प्यारा सा प्रश्न है, अच्छा सा प्रश्न है, ताबड़तोड़ तरीके से आप लोग लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। ट्रिक बता दिया मैंने आपको, ठीक है, अब नहीं भूलेंगे आप। वेरी गुड। हे भगवान, रंजीत कुमार जायसवाल जी हमारा फोटो लगाए हो और जो है हमें लग रहा है कि हमारा नकिया कटवा दोगे आप। इनमें से कौन सा सर्च इंजन है ना, हम सही बता रहे हैं, नकिया मत कटवाना हमारा भैया। अरे बिंग भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है, लाइकवास भी सर्च इंजन है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। काहे गलती कर रहे हो, कहां दिमाग चल रहा है मेरे भाई। सर्च इंजन, देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर्च इंजन ब्राउजर में। मैं आपको बता देता हूं, देखो एक्चुअली जो वेब ब्राउजर होता है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। वेब ब्राउजर एक जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। वेब ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम, जैसे फायरफॉक्स, मोजिला का फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी, ये सारे क्या हैं? ब्राउजर हैं, और इनको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है भी। सर्च इंजन जो होता है ये एक वेब बेस्ड टूल होता है, वेब बेस्ड टूल होता है। अच्छा वेब बेस्ड टूल का मतलब क्या होता है, समझिए आप मेरी बात, देखो समझो मेरी बात। वेब ब्राउजर के माध्यम से आप वहां तक पहुंचते हो। वेब ब्राउजर आपको क्या करता है, जो वेब ब्राउजर होता है ये आपको वेब पेज एक्सेस करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। वेब ब्राउजर क्या करता है, वेब पेज को एक्सेस करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। सर्च इंजन क्या करता है, वेब पेज को सर्च करने में आपकी हेल्प करता है। सर्च करने में ASEAR से, सर्च करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है, आपकी हेल्प करता है, ठीक है। तो भैया वेब पेज को सर्च करने में आपकी हेल्प करता है सर्च इंजन। और ये बिंग ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, बिंग किस कंपनी का सर्च इंजन है? तो जो बिंग है दोस्तों वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सर्च इंजन है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन हमारे एग्जाम में, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है बिंग किस कंपनी का सर्च इंजन है। तो जो बिंग है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सर्च इंजन है। ये विशेष करके दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मुझे लगता है समझ में आपको आ गया होगा। याहू भी सर्च इंजन है, गूगल दुनिया का मोस्ट पावरफुल फेमस सर्च इंजन है। कौन सी कंट्री गूगल यूज नहीं करती, किस कंट्री का खुद का सर्च इंजन है? चलो आंसर दीजिए आप, किस कंट्री का खुद का सर्च इंजन है? बाबू किस कंट्री का खुद का सर्च इंजन है? तो मेरे भाई मेरे दोस्त, चाइना बैंडू यूज करता है, चाइना का सर्च इंजन बैंडू है। चाइना गूगल नहीं यूज करता है, चाइना कहता है ऐसा है, अमेरिका वालों अपने रखे रहो अपना सर्च इंजन, हमारे पास अपना खुद का सर्च इंजन है, ठीक है, समझे। भारत का एपिक है, एपिक भारत का है, एपिक भारत का सर्च इंजन है। जो एपिक है वो भारत का सर्च इंजन है। नाम सुने होंगे, कम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। सर्च इंजन है, भारत का सर्च इंजन एपिक है, ठीक है जी। चलो भैया वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इफ यू वांट टू सेंड अ मैसेज टू अनदर पर्सन हु वाज नॉट इन द ओरिजिनल लिस्ट देन यूज द कमांड। यदि आप दूसरे पर्सन के पास मैसेज भेजना चाहते हैं जो ओरिजिनल रिस्पिंट नहीं है, तो कमांड, किस कमांड का यूज करेंगे आप? चलिए बताइए फटाफट, सभी लोग बताइए फटाफट, ताबड़तोड़ तरीके से, है ना।
अरे यहां पे गलती हो गई, ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहां पे गलती हमसे हो गई है, ये एपिक सर्च इंजन नहीं है भैया, ये ब्राउजर होता है, ये ब्राउजर होता है, ये गलती हो गई हमसे। यहां पे एपिक जो है ये इंडिया का वेब ब्राउजर है, इंडिया का वेब ब्राउजर है भैया, है ना, इंडिया का वेब ब्राउजर है। और एमएस हाँ हेलो, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ये जो वेब ब्राउजर होता है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखिए शायद आवाज चली गई थी, अभी आवाज आ रही है, ठीक है, अभी आवाज आ रही है, सॉरी। एपिक जो है इंडिया का वेब ब्राउजर है, इंडिया का वेब ब्राउजर है, एपिक सर्च इंजन नहीं है। ये जो कोई स्पेसिफिक सर्च इंजन इंडिया का बेसिकली नहीं है। एओल और एमएसएन बहुत सारे हम लोग यूज करते हैं, एमएसएन जो है बेसिकली सर्च इंजन है और बिंग भी सर्च इंजन है, लेकिन स्पेशली इंडिया का नोट कर लीजिएगा, इंडिया का स्पेसिफिक सर्च इंजन ऐसे तो कोई है नहीं, लेकिन इंडिया का निकल के आता है क्यू मामो सर्च इंजन जो है ये इंडिया का है, इंडिया का है, ठीक है, इंडिया का सर्च इंजन, ठीक है, क्यू मामो। और वेब ब्राउजर एक, मैंने कहा वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर को वेब पेज एक्सेस करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और सर्च इंजन उस वेब पेज को सर्च करने में हेल्प करता है, याद रखिएगा। यानी वेब ब्राउजर आपको वहां तक पहुंचाता है और सर्च इंजन वो हेल्प करता है वेब पेज को सर्च करने में, ठीक है। तो इंडिया का वेब ब्राउजर एपिक है और इंडिया का सर्च इंजन क्यू मामो है। बाकी अलग अलग सर्च इंजन अलग अलग वेब ब्राउजर होते हैं, मैंने बता दिया आपको डिफरेंस। If you want to send a message to another person who was not in the original recipients list, then use the command. यदि आप दूसरे पर्सन के पास मैसेज भेजना चाहते हैं जो ओरिजिनल रिसिपिएंट नहीं है लिस्ट में, तो आप फॉरवर्ड करेंगे। जैसे व्हाट्सएप पे क्या करते हो, व्हाट्सएप पे मैंने आपसे कुछ चैट किया, आपने मुझसे कुछ चैट किया, उस चैट को मैं किसी और को भेजना चाहता हूं जो उस लिस्ट में नहीं है। मतलब फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, जो उस चैट में नहीं था, उस डिस्कशन में नहीं था, ठीक है, और आपने उसको क्या किया, मैसेज भेज दिया। फॉरवर्ड ऑल नहीं होगा, फॉरवर्ड ऑल का मतलब तब होता है जो आपने कई लोगों को भेजा है। फॉरवर्ड ऑल का मतलब कब होता है, जब आपने कई लोगों को भेजा है। ध्यान दीजिएगा। हाँ मामू, हाँ क्यों मामू बाबू, हाँ क्यों मामू आपका जो है इंडिया का सर्च इंजन है। बाकी वेब ब्राउजर जो था एपिक था, वो नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। गूगल क्या है, गूगल सर्च इंजन है। गूगल क्रोम क्या है, गूगल का ही ब्राउजर है। देखो गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, गूगल के बहुत सारे। देखो गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है, याद रखिएगा। देखो मैं आपको बता दूं यहां पे गूगल के बारे में थोड़ा, जैसे गूगल क्या है, देखो गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है, अल्फाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी है। फिर गूगल है, गूगल दुनिया का पावरफुल सर्च इंजन है। गूगल का ही जीमेल है, जीमेल गूगल का है। गूगल का ही क्रोम ब्राउजर है, गूगल का ही क्रोम ब्राउजर है। गूगल का ही एंड्रॉयड आप जो यूज करते हो, गूगल का ही एंड्रॉयड है। गूगल का ही जो है वो गूगल ड्राइव है, गूगल का ही गूगल ड्राइव है, गूगल का गूगल ड्राइव है। तो ये सारे गूगल के हैं। और जैसे अब फेसबुक इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा है, नाम सुना होगा आपने मेटा का। कोई पूछे आपसे फेसबुक की पेरेंट कंपनी कौन सी है, फेसबुक का नाम कुछ लोग कहते चेंज कर दिया गया। फेसबुक का नाम चेंज नहीं किया गया, जो उसकी कंपनी थी उस कंपनी का नाम मार्क जुकरबर्ग ने क्या रखा, मेटा रखा। फेसबुक इंस्टाग्राम, चूंकि इंस्टाग्राम को फेसबुक ने खरीद लिया, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम और जो इसका पेरेंट कंपनी है वो मेटा है। वैसे ही गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है और ये इसके सारे प्रोडक्ट हैं। एंड्रॉयड क्या है जो हम लोग यूज करते हैं अपने स्मार्टफोन में, गूगल का ही एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। Which of the following domain is limited to business purpose? इनमें से किस डोमेन को हम बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं। देखो मैं एक क्वेश्चन को लगभग मैं 5 क्वेश्चन के बराबर एक्सप्लेन कर रहा हूं।
यानी एक क्वेश्चन से मैं 4 से 5 क्वेश्चन निकाल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों आप लोग। चलिए, आपने भी फॉर्म फिल किया? अरे पागल, हम काहे को फिल करेंगे सिविल कोड का फॉर्म? हम उत्तर प्रदेश से हैं, हम बिहार थोड़ी नौकरी करने आएंगे। हमारा टीचर में हो रहा था बिहार में, हम चाहते नौकरी कर लेते, लेकिन नहीं, कंप्यूटर टीचर वाला हमारे साथ कई लोग ज्वाइन किए हैं। अरे तो वो चीज नहीं है, ठीक है। चलो अब जैसे देखो आप, अब हमारे वेबसाइट का नाम क्या है? हमारे वेबसाइट का नाम है www.swdedu.in, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपका ये पूरा डोमेन नेम है, पूरा वेबसाइट है, ये पूरा वेबसाइट है, तो इसमें जो डॉट के बाद होता है इसे हम TLD बोलते हैं। आपको पता ना TLD? TLD का मतलब होता है टॉप लेवल डोमेन। TLD का मतलब होता है टॉप लेवल डोमेन। TLD का मतलब क्या होता है? टॉप लेवल डोमेन होता है। .com जो होता है कमर्शियल पर्पस के लिए होता है। .com जो होता है वो कमर्शियल पर्पस के लिए होता है। .org जो होता है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है .com। .net network.edu, जैसे मेरा स्टडी विद धीरेन्द्र सर वेबसाइट है www.swdedu.in। edu मतलब एजुकेशन के लिए है, एजुकेशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया वेबसाइट हमारा है, ठीक है। तो edu.in ये होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। Which of the following is the largest unit of the storage? दिए गए विकल्प में कौन सा स्टोरेज का लार्जेस्ट यूनिट है? आंसर दीजिए आप लोग। हाँ, और आप लोग एक काम करिएगा, लास्ट में अपने स्कोर को जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं देख पाऊं कि आप लोगों का कितने क्वेश्चन में से कितना सही हो रहा है, ठीक है। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा आप लोग, कितने क्वेश्चन में से कितना सही हो रहा है। फ्राइडे को आपका मैराथन होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, इनमें से स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट, अब देखो मैं आपको कल ही बताया था मैंने, आपको याद होगा। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है, ऐसे में अगर बढ़ के चलूं, बिट होती है। बिट का मतलब क्या होता है? बिट का मतलब बाइनरी डिजिट होता है। बिट का मतलब बाइनरी डिजिट होता है ना। बिट का मतलब क्या होता है दोस्तों? बिट का मतलब जो है वो बाइनरी डिजिट होता है, ठीक है जी। अब आपको पता है कि एक बाइट जो होता है वो 8 बिट के बराबर होता है। ऐसे ही 1024 बाइट, इसको हम 2 द पावर 10 बाइट भी कहते हैं, 2 द पावर 10 बाइट भी कहते हैं, ये 1 किलो बाइट के बराबर होता है। ऐसे 1024 किलो बाइट बराबर जो होता है वो 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। ऐसे 1024 मेगाबाइट बराबर जो होता है वो 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। 1024 गीगाबाइट बराबर जो होता है वो 1 टेराबाइट के बराबर होता है। 1024 टेराबाइट बराबर जो होता है 1 पेटाबाइट के बराबर होता है। 1024 पेटाबाइट बराबर जो होता है 1 एक्साबाइट के बराबर होता है। 1024 एक्साबाइट बराबर जो होता है 1 जेटाबाइट के बराबर होता है। 1024 जेटाबाइट बराबर जो होता है 1 योटाबाइट के बराबर होता है। 1024 योटाबाइट बराबर जो होता है 1 ब्रोंटोबाइट के बराबर होता है। और 1024 ब्रोंटोबाइट बराबर जो होता है 1024 ब्रोंटोबाइट बराबर जो होता है 1 जियोबाइट के बराबर होता है। बोलो क्या दिक्कत है? बोलो धीरेन्द्र सर ने। अब इसमें से छोटा बड़ा अब इसमें से ऑप्शन में से MB TB GB KB, तो TB बड़ा है, इसमें से ऑप्शन में TB बड़ा है ना, TB बड़ा है, ठीक है। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट, ये ब्रोंटोबाइट होता है, ब्रोंटोबाइट होता है साहब। क्या होता है साहब? ब्रोंटोबाइट होता है। ये योटाबाइट होता है, लोटा मत लिख देना भाई साहब, योटाबाइट होता है, लोटा मत लिख देना। ये जेटाबाइट होता है, ठीक है। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मजा आ गया ना? अब क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछेगा आंसर दे दोगे ना, कोई दिक्कत? अच्छा, कल इसी का मैंने अप्रॉक्स वाला बताया था, कल आपके सेशन में मैंने इसी का अप्रॉक्स वाला बताया था, तो आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। क्योंकि मैं क्या करता हूं, हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करता हूं, ठीक है जी। अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड, 8 बिट का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? देखो अब आ गया बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं, है ना जी, है ना जी। मजा आ गया जी सर। लास्ट ब्रोंटोबाइट होता है, वेरी गुड। नहीं, लास्ट ब्रोंटोबाइट से बड़ा जियोबाइट होता है, ब्रोंटोबाइट से बड़ा जियोबाइट होता है बाबू, लास्ट जियोबाइट होता है, ब्रोंटोबाइट से बड़ा होता है, ठीक है बाबू। चलिए, तो भैया एक बाइट जो होता है 8 बिट के बराबर होता है ना। अच्छा, एक बाइट कितने कैरेक्टर, एक बाइट में कितने कैरेक्टर? तो एक बाइट में 256 कैरेक्टर। कैसे? एक बाइट मतलब 2 द पावर 8 बिट, तो 256 कैरेक्टर। कितने से कितना? तो 0 से लेके 255 लिखते हैं हम लोग, पता होगा आपको, 0 से 255 लिखते हैं हम लोग, है ना जी।
यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं भैया, कोई समस्या तो नहीं भैया? चलिए आगे बताइए। जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड, आपको आंसर देना है जंक ईमेल को और किस नाम से जानते हैं, फटाफट आंसर। देखो, जंक ईमेल को हम स्पैम के नाम से जानते हैं, और ये अनवांटेड मेल होता है, अनवांटेड मेल होता है, इसे हम जंक मेल कहते हैं। अनवांटेड मेल होता है, इसे हम जंक मेल के नाम से जानते हैं। देखो यहाँ पे आंसर भी तनु शर्मा जी का आ रहा है, वेरी गुड। अनवांटेड मेल को हम जंक मेल कहते हैं। स्पूफ का मतलब पता है क्या होता है? स्पूफ एक साइबर क्राइम होता है, या मतलब मालवेयर होता है। साइबर क्राइम या मालवेयर होता है। स्पूफ जो होता है वो एक मालवेयर होता है। सर मालवेयर मतलब क्या होता है? मालवेयर मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर एक्टिविटी होती है। जैसे किसी की अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी को हाइड करके, अपनी एक्चुअल पहचान को हाइड करके, छुपा कर किसी दूसरे की पहचान से डेटा को चुराना ही कहलाता है स्पूफिंग, स्पूफ कहलाता है। ठीक है, जैसे आप मेरी आवाज जानते हो, आप मुझे पहचानते, मेरा फेस है, और मैं यहाँ पे, मैं कई लोग हमसे क्लास कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है CSK जी हैं, कोई डेटा ऐसा है जो CSK जी मुझसे शेयर करेंगे और किसी से शेयर नहीं करेंगे। ये बात जो है रंजीत जी को पता है। रंजीत जी ने क्या किया, मेरा जो है मुखौटा बना लिया, मेरा नकाब पहन लिया, और हूबहू मेरे जैसे एक्ट करने लगे, और CSK जी के पास गए कि भैया मुझे वो डेटा आप पूछते हो, तो CSK जी तो मुझे समझ के डेटा बताएंगे, यानी कि मैं हूं, लेकिन मैं तो था नहीं, क्योंकि मेरे आईडी से किसी और ने चीजों को एक्सेस किया है। तो वो स्पूफिंग कहलाता है, कि अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी को हाइड करके किसी दूसरे की आइडेंटिटी से, पहचान से चीजों को एक्सेस करना ही स्पूफिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका जो स्पैम होता है अनवांटेड मेल कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए। अच्छा, लूसी प्रशांत आप ही हो क्या? याद है कुछ 2 साल पहले? है ना, 2 साल पहले मैं कंफ्यूज होता था लूसी कौन है और प्रशांत कौन है, आप ही हो क्या? चलो, द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर दीजिए आप लोग, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी लोग आंसर दीजिएगा। 2 साल पहले जो है बातें मुझे याद है। फाइनली पहचान गए। हाँ, आप बहुत परेशान रहती थी नोट्स को लेकर, पीडीएफ को लेकर, क्लास को लेकर, बहुत ज्यादा, मुझे याद है 2 साल पहले की बात है ना, 2022 की बात है। और आज 2 साल क्या, 25 होने वाला है लगभग। ठीक है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में डीएनएस का जो है पूर्ण अर्थ क्या होता है? देखो, मैं कंप्यूटर मेमोरी है, तो मैं कभी भूलता नहीं कोई चीज। ठीक है, मुझे हर चीज याद रहता है। ठीक है, तो दोस्तों जो है, ठीक है, नहीं CSK जी आप डेली रहते हैं, बिल्कुल, चलो कोई नहीं। डोमेन नेम सिस्टम है, डोमेन नेम सर्वर है ना। अच्छा, काम क्या करता है पता है? ये आईपी एड्रेस को डोमेन में और डोमेन को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। आईपी एड्रेस को डोमेन में और डोमेन को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। कोई पूछे डीएनएस का काम क्या होता है, कोई पूछे डीएनएस काम क्या होता है, तो आईपी एड्रेस को, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को डोमेन में और डोमेन को आईपी में कन्वर्ट करने काम करता है। ठीक है, जैसे देखो आईपी क्या होता है, डोमेन क्या होता है, मैं समझा दूं आपको। जैसे देखो, जैसे www.swdedu.in, ये क्या है? ये डोमेन नेम है। ठीक है, और मान लीजिए ऐसे 192.168.0.200, ये क्या है? ये आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस है। तो क्या हम इंसान, हम यूजर, हम इंसान, हमें क्या याद रखना आसान है? आपसे अगर मैं बोलूं चलो बताओ दोनों में से क्या याद रखोगे आप, तो आप कहोगे सर ऐसा है, मुझे यही ठीक लग रहा है, www.swd यानी स्टडी विद धीरेन सर, swdedu.in, ये वेबसाइट है हमारा। ठीक है, swdedu.in, तो आप कहोगे सर ऐसा है कि मुझे तो ये आसान है। तो लेकिन डोमेन नेम जो सर्वर होता है उसके पास आईपी एड्रेस होता है। तो जो डीएनएस होता है, डोमेन नेम सर्वर होता है, डोमेन नेम सिस्टम, वो आईपी को डोमेन में कन्वर्ट करेगा, डोमेन को आईपी में कन्वर्ट करेगा, ये काम करता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं भैया? चलिए, ठीक है। अच्छा, लूसी जी कह रही है सर CSK, मुझे कल सडनली सर का क्लास मिला और मैं भी सर से क्लास कंप्यूटर पढ़ना चाहती थी।
हाँ देखो, कई कई लोग ऐसे हैं जो शायद मुझे भूल गए थे या भूल चुके होंगे, लेकिन मैं नहीं भूला हूँ। और मैं तो लगातार पढ़ा ही रहा हूँ, अलग अलग एग्जाम को टारगेट कर रहा हूँ, डिफरेंट एग्जाम को टारगेट कर रहा हूँ मैं। यूट्यूब पर ही आपको बस यूट्यूब पे आप धीरेन्द्र सर सर्च कर लीजिए, आप बस कुछ नहीं करना, धीरेन्द्र सर सर्च करना है, मैं आपको दिख जाऊँगा, ठीक है। चलिए अच्छा, आराम से पढ़िए। और हाँ, अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आप लोग अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए इस चैनल को, ठीक है। ये आपका ही चैनल है और फर्दर जो भी क्लासेस होती रहती हैं आपको हम प्रोवाइड करते रहते हैं। तो अगर आप नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर लें आप लोग, ठीक है। ये मेरा एक आप लोगों से जो है रिक्वेस्ट कह सकते हो, और जो है आपके अच्छे एग्ज़ाम को अच्छा बनाने के लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसलिए जो है रिकमेंडेशन भी है ना। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इज यूज्ड इन ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट। कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है जो ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में यूज होता है, इसका आंसर दीजिए आप लोग फटाफट। चलिए, भूले नहीं सर, तभी तो मिल गया, आप सब्सक्राइब्ड मोड में है सर, थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, 1 लाख पूरा करने में हेल्प करिए आप लोग जो है। इनमें से कौन सी स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस ग्राफिकल, अब ग्राफिकल मतलब मैंने कल बताया था 2 प्रकार का इन्वायरमेंट होता है, एक CUI होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है, और एक GUI होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस 2 प्रकार का इन्वायरमेंट होता है। तो हम लोग जो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है, यहां पे हम लोग कीबोर्ड के थ्रू इंटरेक्ट होते हैं, हम यूजर कीबोर्ड से टाइप करते हैं, कमांड देते हैं, या कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं, और इसमें हम माउस के थ्रू इंटरेक्ट होते हैं, माउस वगैरह के थ्रू। तो जो हमारा बेसिकली इनपुट डिवाइस है ग्राफिकल इन्वायरमेंट के लिए, हम माउस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, माउस के फादर कौन है? तो माउस के फादर हैं सर डगलस एंगलबर्ट, सर डगलस एंगलबर्ट। कीबोर्ड के फादर कौन है? क्रिस्टोफर लैथम शोल। तो कीबोर्ड के फादर हैं क्रिस्टोफर लैथम शोल, माउस के फादर हैं सर डगलस एंगलबर्ट, याद रख लीजिएगा, ठीक है। There are several buttons on the formatting toolbar which can be used frequently on numerical data of calc worksheet. These buttons are, अच्छा भैया, फॉर्मेटिंग टूल बार पर कई बटन होते हैं जिनको कैल्क मतलब जैसे लिब्रे ऑफिस नाम सुना आप लोगों ने, जैसे MS ऑफिस में एक्सेल होता है, वैसे लिब्रे ऑफिस में कैल्क होता है। लिब्रे ऑफिस में एक्सेल, वहां का कैल्क एक्सेल कहलाता है, कैल्क, ठीक है, CALC कैल्क। तो वर्कशीट के न्यूमेरिक डेटा पर प्रायः किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो करेंसी का भी यूज कर सकते हैं, परसेंट स्टाइल का भी यूज कर सकते हैं, कॉमा का भी यूज कर सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों। करेंसी का भी यूज कर सकते हैं, परसेंट का भी यूज कर सकते हैं, कॉमा का भी यूज कर सकते हैं। इस बात का विशेष करके ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, कॉमा क्या होता है? कॉमा ये होता है, ये होता है। परसेंट स्टाइल क्या होता है? परसेंटेज की बात कर रहा है। करेंसी क्या होता है? करेंसी आपका किसी फॉर्म में भी हो सकता है करेंसी, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। QR कोड का मतलब क्या होता है? कोई बात नहीं, QR का मतलब क्या होता है? आंसर दीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वेरी गुड। देखो, जैसे इनपुट डिवाइस में आपने BCR का नाम सुना होगा, बार कोड रीडर होता है, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, BCR कह रहा हूं मैं, आपका जो है OMR MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है ना। वैसे QR जो है क्विक रिस्पांस कोड रीडर होता है, नन ऑफ दीज हो जाएगा आंसर, है ना। देखो यहाँ पे ये मतलब, अच्छा एक बात बताओ, क्या आप लोग नन ऑफ दीज आंसर नहीं हो सकता क्या? मतलब जबरदस्ती आंसर A B देने का प्रयास कर रहे हो, क्यों भाई? जब QR का मतलब क्विक रिस्पांस कोड रीडर होता है, क्विक रिस्पांस कोड रीडर होता है, रिस्पांस कोड रीडर होता है, तो जबरदस्ती आप जो है आंसर देने का प्रयास कर रहे हो ABC। अरे भाई D भी तो हो सकता है, क्विक रिस्टोर कोड नहीं होता है, क्विक मतलब आंसर देना है। अरे भैया, क्विक रिस्पांस कोड रीडर बोलते हैं QR को। BCR बार कोड रीडर होता है, OMR ऑप्टिकल मार्क्स रीडर होता है, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR को हम इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी कहते हैं, OCR को हम ICR भी कहते हैं, ICR मतलब इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। तो फिलहाल चलिए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इट इज अ फ्री सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स दैट अलाउ रजिस्टर्ड यूजर्स टू क्रिएट प्रोफाइल्स, अपलोड फोटोज एंड वीडियो, सेंड मैसेज, स्टे इन टच विद फैमिली फ्रेंड्स। देखो, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ टच में रहने के लिए कौन सा फ्री सोशल साइट है जहां पर फोटो अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, चैटिंग करते हैं, टैग करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं?
ये सारा जो है फेसबुक पर करते हैं, और फेसबुक पे के फादर कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसका बड़ा आसान सा प्रश्न था और आप लोगों ने फेसबुक से मुझे याद आया, आप चाहें तो हमको धीरेन्द्र प्रताप सिंह सर्च करके जो है ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा एक पेज है फेसबुक पर धीरेन्द्र प्रताप सिंह सर नाम से, ठीक है। फेसबुक अगर आप लोग यूज करते हो धीरेन्द्र प्रताप सिंह सर सर्च करिएगा, पेज आ जाएगा। या अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो इंस्टाग्राम पे हमारा जो है ये आईडी है धीर.सिंह0291 करके सर्च कर लीजिएगा और हमको फॉलो भी कर लीजिएगा। फर्दर कोई मैसेज होगा, कोई क्वेश्चन होगा हमसे यहाँ पे आप कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे धीर.सिंह0291 सर्च करके, और मैं आपको पीडीएफ जो देता हूँ उसका लिंक भी आपको यहाँ में दे दूंगा इस इंस्टाग्राम चैनल पे, ठीक है जी। चलिए भाई, एवरी वेब डॉक्यूमेंट हैज अ यूनिक एड्रेस व्हिच इज कॉल्ड, देखो आ गया क्वेश्चन। प्रत्येक वेब डॉक्यूमेंट्स का यूनिक एड्रेस होता है जिसे क्या कहते हैं। अब देखो बहुत सारे बच्चे यहां गलती करेंगे, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे यहां गलती करेंगे। देखो देखो यही होता है, आंख बंद करके आंसर दे रहे हैं, ये क्वेश्चन पढ़ लिया करो ठीक से। प्रत्येक वेब डॉक्यूमेंट का अपना यूनिक एड्रेस होता है। हाँ, राजकुमार प्रसाद जी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आया है ना? हाँ बिल्कुल। देखो अरे पागल, ये ग्लोबल एजुकेशन को हो क्या गया है? आईपी एड्रेस डॉक्यूमेंट्स का एड्रेस, मतलब आईपी एड्रेस जो होता है वो डिवाइस का एड्रेस होता है पागल, डिवाइस का एड्रेस होता है। यहाँ पे यूआरएल हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं, है ना। प्रत्येक वेब डॉक्यूमेंट का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको यूआरएल के नाम से जानते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर नहीं पूछ रहा है। अगर ये पूछा जाता कि इंटरनेट पर जुड़े हुए प्रत्येक डिवाइस का, देखो ध्यान समझो आप, देखो जानबूझ के मैंने इस क्वेश्चन को लिया है और आपसे मैं गलत करवाना चाह रहा था और आपने गलती किया, जो मैं चाहता था आपने वही किया। और अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो ध्यान से समझिएगा। इंटरनेट पर जुड़े हुए प्रत्येक कंप्यूटर या प्रत्येक डिवाइस का अपना खुद का एक एड्रेस होता है, वो एड्रेस यूनिक होता है जिसे हम आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। इंटरनेट पर प्रत्येक वेब डॉक्यूमेंट्स का या जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो रिसोर्स होते हैं, जो हम लोग खोजते हैं, जो हम लोग चाहते हैं रिसोर्स डॉक्यूमेंट्स, उनका अपना एड्रेस होता है, उसे यूआरएल कहते हैं। यूआरएल का सही सिंटेक्स क्या होता है? यूआरएल का सही सिंटेक्स आपने देखा होगा https://www.swdedu.in/login/aspx करके ऐसे आपको दिख जाएगा। ये कंप्लीट यूआरएल एड्रेस कहलाता है। इसको हम टाइप कहाँ करते हैं? किसी ब्राउजर के एड्रेस बार में, किसी ब्राउजर के एड्रेस बार में इसको हम टाइप करते हैं, ठीक है। कोई पूछे कहाँ टाइप करते हैं, तो किसी ब्राउजर के एड्रेस बार में टाइप करते हैं। इसे आप विशेष करके ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी। यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी ब्राउजर के एड्रेस बार में हम टाइप करते हैं, ठीक है, ठीक है जी। मैक एड्रेस क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। देखो शुभम, ऐसा है जैसे आपका जन्म हुआ है, तो जहाँ पे आपका जन्म हुआ है क्या वो चेंज हो सकता है? आपका जो बर्थ प्लेस है, जो जन्म स्थान है, क्या वो चेंज हो सकता है? लेकिन आपका ऑफिस का एड्रेस चेंज हो सकता है। जैसे आज आपकी जॉब लगी है, आपकी पोस्टिंग मान लीजिए किसी एक्स लोकेशन पर है, कहीं ट्रांसफर हो गया कल वाई लोकेशन पे, कहीं कल, तो आपका ट्रांसफर हो सकता है, आपका जो वर्किंग एड्रेस है वो चेंज हो सकता है, आपका बर्थ प्लेस चेंज नहीं हो सकता। तो जब कंप्यूटर का जन्म होता है, जन्म का मतलब कंप्यूटर पैदा नहीं होता है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, जब कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जब कंप्यूटर बनाया जा रहा होता है, तो उस दौरान उसमें एक परमानेंट एड्रेस असाइन किया जाता है। और वो परमानेंट एड्रेस कहाँ होता है? वो एनआईसी पर होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर या लैंड कार्ड पर होता है, उसे मैक एड्रेस कहते हैं। समझा दूं, मैं फिर से समझा दूं। देखो ऐसा है, जैसे हम लोगों का लगभग 2 एड्रेस होता है। जैसे अभी मैं जहाँ से क्लास ले रहा हूँ, ये मेरे ऑफिस का एड्रेस है और एक मेरा घर का एड्रेस है। तो अगर आप मेरे घर तक पहुंचना चाहेंगे, यानी मेरे परमानेंट एड्रेस तक पहुंचना चाहेंगे, इसे बोलते हैं अस्थाई पता, तो आपको मेरा घर जो है घर का एड्रेस पता होना चाहिए, जहां पे मेरा जन्म स्थान है, जो मेरा बर्थ प्लेस है। मेरा बर्थ प्लेस अयोध्या है, अयोध्या में जो लोकेशन है वो मेरा बर्थ स्थान प्लेस है, जहां पे मेरा घर है। तो अगर वहां आना चाहेंगे, मुझसे मिलना चाहेंगे, तो वो एड्रेस पता होना चाहिए आपको। अच्छा, वो कभी चेंज नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि परमानेंट एड्रेस का मतलब जो आपका बर्थ प्लेस है वो कभी चेंज नहीं हो। दुनिया के किसी भी कोने में रहो आप, दुनिया के किसी भी कोने में रहो आप, लेकिन जब भी बात आएगी कि आपका जन्म स्थान क्या है, तो निकल के आएगा अयोध्या है, फैजाबाद जिसका नाम पहले था, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अनुष्का शर्मा विराट कोहली की वाइफ है, एक्ट्रेस है, आपको पता है। तो वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, लेकिन उनका जन्म स्थान जब भी कहा जाएगा तो जन्म स्थान उनका अयोध्या ही कहा जाएगा, फैजाबाद कहा जाएगा, क्योंकि उनका जन्म स्थान अयोध्या है, फैजाबाद है, जहाँ पे मैं मतलब जहाँ पे मेरा जन्म स्थान है, हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं।
तो उनका जन्म स्थान भी यही है। तो जब भी उनका पढ़ोगे कि अनुष्का शर्मा का जन्म कहाँ हुआ, तो अयोध्या लिख के आएगा, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। वही मैक एड्रेस है जो कभी चेंज नहीं हो सकता। आईपी एड्रेस, आज आप यहाँ हो, मेरा ऑफिस आज यहाँ है, कल कहीं और, परसों कहीं और, वो मेरा आईपी एड्रेस है। मैं समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो आईपी एड्रेस क्या होता है, चेंज हो सकता है, यूनिक होता है बट चेंज हो सकता है। मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है, चेंज नहीं हो सकता, कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, जैसे मैक एड्रेस जो होता है, मैक एड्रेस जो होता है वो उसकी साइज क्या होती है, तो मैक एड्रेस की जो साइज होती है, मैक एड्रेस की साइज 48 बिट होती है। यानी कि 48 बिट मतलब कितनी बाइट, तो एक बाइट में 8 बिट, 6 बाइट में 48 बिट, 6 बाइट। ठीक है, और वहीं आईपी एड्रेस मैंने पीछे समझा दिया आपको इसके बारे में। तो प्रत्येक डिवाइस का अपना यूनिक एड्रेस आईपी एड्रेस होता है। लेकिन वेब का, अच्छा आपको सर्च करते हो, जैसे आप सोचो आपको अगर स्टडी विद धीरेन्द्र सर पेज को सर्च करना है, तो आप हमारे वेबसाइट को टाइप करोगे, तो हमारे वेबसाइट को टाइप करोगे तो एक यूआरएल जो हमारा वेबसाइट रहेगा ये, तो आपको इस एड्रेस तक पहुंचाएगा कौन, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और इस टाइप कहां करोगे, किसी भी ब्राउजर के एड्रेस बार में आप टाइप करोगे। ठीक है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उस रिसोर्स को जो आप लोकेट करना चाहते हो, जो आप फेच करना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, वो लोकेट कराता है, लोकेशन देता है कि ये यहां पर है, यहीं पर आपको मिलेगा, आप इसको ऐसे सर्च करो, यहां मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। व्हिच कमांड इंटरप्रेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स कमांड, इनमें से कौन सा कमांड इंटरप्रेटर प्रोवाइड करता है, इसे हम किसे कमांड इंटरप्रेटर कहते हैं, इनमें से किसे हम कमांड इंटरप्रेटर कहते हैं। समझ में आ गया आईपी एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है। तो कंप्यूटर को जब मैन्युफैक्चरिंग करी जा रही होती है तो उसी टाइम मैक एड्रेस असाइन किया जाता है। मैक एड्रेस असाइन कहां किया जाता है, तो मैक एड्रेस असाइन ऑन एनआईसी। एनआईसी मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी कार्ड होता है ना, इसी को लैन कार्ड बोलते हैं, इसी को लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सेल जो होता है, सेल जो होता है ये कमांड इंटरप्रेटर कहलाता है। सीआई मतलब कमांड इंटरप्रेटर, तो इसको नोट कर लीजिएगा। सेल को क्या बोलते हैं, कमांड इंटरप्रेटर के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कमांड इंटरप्रेटर के नाम से जानते हैं। कर्नल क्या होता है, कर्नल जो होता है कोर ऑफ ओएस होता है, कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सीपीयू क्या होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीपीयू इज टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। सीपीयू जो होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। हार्डवेयर इज फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन बी सीन बाय आईज एंड फेल्ट बाय टचिंग, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। सबको पता है, बच्चों को पता है हार्डवेयर क्या होता है। ठीक है, मजा आया, अच्छा लगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट सेशन धीरेन्द्र सर आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि आपको 100% मेरे सब्जेक्ट में पूरा नंबर आपको दोस्तों मिलने वाला है, ये विशेष करके आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यूएसएसडी का मतलब क्या होता है, चलो बताओ भाई यूएसएसडी का मतलब क्या होता है। हाँ, थोड़ा कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया था बीच में, अभी सही हो गया है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यूएसएसडी का मतलब क्या होता है, नहीं अभी टाटा बाय बाय खत्म नहीं हुआ है, पढ़ लीजिए अभी। और आपका जो मैराथन होगा वो फ्राइडे को होगा, एक लंबी क्लास होगी, ताबड़तोड़ क्लास होगी, सबको इनवाइट कर लीजिए, ताबड़तोड़ तरीके से आइए, बढ़िए, बैठिए क्लास में अच्छे से, और फिर आप पूरा नंबर लेके जाइए और आराम से एग्जाम दीजिए आप, है ना। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो सही देगा मैं समझ जाऊंगा उसको थोड़ी बहुत जानकारी, ठीक ठाक जानकारी है। ठीक है, देखो यूएसएसडी का मतलब होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। वेरी गुड, जितने भी हमारे फ्रेंड्स का आंसर आ रहा है यूएसएसडी, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा जो होता है यूएसएसडी, जो आप लोग मैसेज वगैरह यूज जब देखते नहीं हो कभी यूएसएसडी, जब किसी कंपनी से आप बैलेंस पता करना हो आपको किसी कंपनी का, तो *121# स्टार, उसे आप क्या बोलते हैं, यूएसएसडी, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। वो एक ऐसा सर्विस डेटा है जो आपको क्या कर रहा है, मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एक ऐसा डेटा, सप्लीमेंट्री डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। भाई यूएसएसडी क्या होता है, जैसे आप होता है ना किसी फोन में आप जब टाइप करते हो बैलेंस पता करने के लिए *11# स्टार समथिंग हैश करके, उसी को बोलते हैं यूएसएसडी। ठीक है, ओके। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ के लिए आप मुझे जो है, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ मुझे फॉलो कर लीजिए, धीर.सिंह
0291 ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। यहाँ पे आप हमको फॉलो कर लीजिए और यहाँ पे हमको मैसेज कर दीजिए। अभी जस्ट जब मैसेज करेंगे क्लास के बाद मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दूंगा, उस टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्योंकि टेलीग्राम बहुत सारे लोगों ने मेरे नाम का बना रखा है टेलीग्राम, तो टेलीग्राम पे सर्च करेंगे स्टडी विद धीरेन्द्र सर, सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे। तो स्टडी विद धीरेन्द्र सर सर्च करने पे टेलीग्राम पे बहुत सारे लोगों ने बना रखा है, तो हो सकता है किसी और को ज्वाइन ना कर लो आप, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इसमें मुझे मैसेज जब करेंगे इस मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लीजिएगा, तो मैं अपने टेलीग्राम का लिंक दूंगा, वहां मैं पीडीएफ देता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, व्हिच कैन बी रीस्टार्टेड यूजिंग स्पेशल एक्सटर्नल टूल्स, मतलब कि इसमें विशेष बाहरी उपकरणों का उपयोग करके आप किसमें फिर से शुरू कर सकते हैं, मतलब किसे फिर से शुरू कर सकते हैं, विशेष एक्सटर्नल टूल का यूज करके, स्पेशल टूल का यूज करके आप फिर से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए स्टडी विद धीरेन्द्र सर, टेलीग्राम पे बस यही है कि मेरा फोटो देख लीजिएगा, सही आईडी ज्वाइन करिएगा आप, वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्टडी विद धीरेन्द्र सर की स्पेलिंग सही रखिएगा। देखो SRAM जो होता है ये स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाता है। हमारे कंप्यूटर के SRAM क्या होता है, अगर कोई पूछे आपसे SRAM क्या होता है, ठीक है, कोई पूछे आपसे SRAM, देखो मैं आपको समझा दूं, पूरा इसका डिटेल में समझा देता हूं मैं आपको। देखो रैम जो होता है इसके दो प्रकार होते हैं, रैम के दो प्रकार होते हैं, एक तो हमारा स्टैटिक रैम होता है और एक हमारा डायनेमिक रैम होता है, डायनेमिक रैम होता है, डायनेमिक रैम होता है। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है। स्टैटिक मेमोरी को आप रिफ्रेश नहीं कर सकते, स्टैटिक मेमोरी को आप रिफ्रेश नहीं कर सकते, रिफ्रेश नहीं कर सकते, ठीक है। और डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को आप रिफ्रेश कर सकते हैं, ये रिफ्रेश कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम, ठीक है। ये जो होता है फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है, फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि किससे मिलकर बना होता है, फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है, फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है, फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है, ठीक है। और ये जो होता है ये कैपेसिटर से मिलकर बना होता है, 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 ठीक है, कैपेसिटर से मिलकर बना होता है ये, ठीक है। तो पी रोम जो होता है ये प्रोग्रामेबल होता है, इसी को हम अल्ट्रा वायलेट भी कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट पी रोम कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट पी रोम। मतलब कि जैसे होता क्या है, देखो रोम के तीन प्रकार होते हैं, रोम के रीड ओनली मेमोरी के तीन प्रकार होते हैं, एक पी रोम होता है, पी रोम होता है, एक ईपी रोम होता है और एक डबल ईपी रोम होता है, डबल ईपी रोम होता है। तो जो पी रोम होता है वो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, जो पी रोम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ईपी रोम जो होता है वो इरेजेबल होता है और डबल ईपी रोम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल होता है। तो पी रोम को हम WORM के नाम से जानते हैं। WORM का मतलब, अगर देखो मैं पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको, ठीक है, यहां से बिल्कुल एक नंबर क्वेश्चन आपके लिए पक्का है, ठीक है। देखो रोम मतलब कंप्यूटर की नॉन वोलाटाइल मेमोरी, रोम मतलब कंप्यूटर की नॉन वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है मतलब अस्थाई मेमोरी, ठीक है, अस्थाई मेमोरी। और रैम का मतलब कंप्यूटर की वोलाटाइल मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी मतलब अस्थाई मेमोरी, मतलब अस्थाई मेमोरी, ठीक है। तो जो रैम है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है और कंप्यूटर की वोलाटाइल मेमोरी है, अस्थाई मेमोरी है। जो रोम है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है, ठीक है, ओके। अब इसमें जो पी रोम है, इसमें जो पी रोम है, पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो इसमें स्टोर किए गए डेटा को हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। अगर एक बार राइट वंस रीड मेनी, राइट, जैसे सोचो आप कॉपी लेके आते हो, कोई सादी कॉपी लेके आओ, सादी कॉपी मतलब ब्लैंक कॉपी, उसमें कुछ लिख दो आप पेन से, तो एक बार बताओ जिस पन्ने पे आप लिखते हो पेन से, क्या दोबारा उस पर कुछ लिख सकते हो आप? बोलो, तो नहीं लिख सकते हो आप, ठीक है। लेकिन अगर पेंसिल से लिखे होते आप तो मिटा के लिख सकते थे आप। तो पी रोम आपका वही पेन वाला लिखा होता है कि एक बार लिख दिया तो हम मिटा नहीं सकते हम लोग, प्रोग्रामेबल रीड ओनली, अगर एक बार प्रोग्राम कर दिया तो हम डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन ईपी रोम में हम कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में स्टोर किए गए डेटा को हम डिलीट कर सकते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज के माध्यम से, पराबैंगनी तरंगे होती हैं उनके माध्यम से। और डबल ईपी रोम जो होता है ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल होता है, मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करके हम डेटा को इरेज कर सकते हैं,
तो जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर पी रोम हो जाएगा। सॉरी कहां गया, हाँ पी रोम हो जाएगा। मतलब करके फिर से शुरू का मतलब कि अगर एक बार आपने अगर ब्लैंक लेके आते हो आप, अगर एक बार आप उसमें जो है डेटा को क्या करते हो, आंसर जा रहा है ना सही, डेटा को अगर आप एक बार उसमें स्टोर कर देते हो दोबारा आप नहीं कर सकते, तो चलिए पहली बार आप उसमें चीजें लिख सकते हो आप। तो राइट वंस रीड मीनिंग पहली बार डेटा को उसमें राइट कर सकते हो आप, उसमें लिख सकते हो चीजों को आप। मेरी बात समझ में आ रही है आपको ना? ठीक है, समझो जैसे कहने का आशय ये आपने देखा होगा अक्सर क्या देखा होगा, जैसे कहते नहीं कि एक डायलॉग लोग मारते हैं कि मैं आपको भूल नहीं सकता, मैंने आपको जो है अपने जिगर में बसा रखा है, मैंने आपको अपने दिल में बसा रखा है, मैंने आपको अपने रोम रोम में बसा रखा है। तो रोम रोम में बसा रखा है मतलब कि मैंने आपसे है ना, होता नहीं है, मैं आपको भुला नहीं सकता। तो वही वाला रोम वाला हिसाब किताब है। ठीक है, समझे मेरी बात? तो किसी को अपने रोम में बसा लेते हो आप तो उसे आप जल्दी निकालते नहीं हो आप। ठीक है, और आजकल क्या चल रहा है कि तुम आओ कोई और आया, तुम नहीं तो कोई और, तो वो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से मिटा देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाओ कोई और आ जाएगा। वो वाला हिसाब किताब डबल ईपी रोम होता है। ठीक है, समझो ऐसी बात है ना। चलो खैर मैं एग्जांपल दे रहा था समझाने के लिए, समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, चलो भैया, द नंबर ऑफ लिंक्स इन फुल्ली कनेक्टेड मेश टोपोलॉजी नेटवर्क ऑफ नोड इज, एन नोड के पूर्ण रूप से जुड़े मेश टोपोलॉजी में का फॉर्मूला क्या है, मेश टोपोलॉजी का फॉर्मूला क्या है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। हाँ देखो समझो मेरी बात, ये होता क्या है, जैसे देखो एक्चुअली मेश टोपोलॉजी, टोपोलॉजी क्या होता है, टोपोलॉजी फिजिकली और लॉजिकली लेआउट ऑफ नेटवर्क, टोपोलॉजी जो होता है वो फिजिकली और लॉजिकली लेआउट ऑफ नेटवर्क होता है। टोपोलॉजी कोई पूछे क्या होता है तो आप कहेंगे फिजिकली और लॉजिकली लेआउट ऑफ नेटवर्क होता है। एक मिनट रुकिएगा आप लोग। तो हमारे पास मेश टोपोलॉजी, मेश मतलब क्या होता है, मेश मतलब जाल होता है, मेश मतलब जाल होता है। एक सिस्टम यहां है, एक सिस्टम यहां है। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक सिस्टम यहां है, ठीक है, एक सिस्टम यहां है। ठीक है, ये चार सिस्टम मान लीजिए है और ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो ये क्वेश्चन बनता है, ये मेश टोपोलॉजी मतलब जाल, मतलब ये बोलता है कि भैया सारे सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, सारे सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं। सारे सिस्टम मतलब n नंबर ऑफ नोड कितने, n बराबर 4, नोड की संख्या 4 है। देखो नोड मतलब क्या होता है, ये नोड 1, इसे नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, ये 4 नोड हैं, 4 नोड होते हैं। ठीक है, तो अब कितने कनेक्शन बनेंगे, तो मतलब 4 नोड अगर हैं तो कितनी बार वो जुड़े होंगे, तो आप कहोगे सर 1 कनेक्शन, 2 कनेक्शन, 3 कनेक्शन, 4 कनेक्शन, 5 कनेक्शन, 6 कनेक्शन। तो यानी कि n-1 डिवाइड बाई 2, तो n मतलब 4, 4 - 1 डिवाइड बाई 2, 2 दूना 4, तो यहाँ पर 4 में से 1 गए 3, तो 2 गुणे 3 बराबर 6, तो ये आंसर 6 हो जाएगा। इस तरह ऐसे अगर 10 नोड होंगे तो कितने बनेंगे, तो एक फॉर्मूला लगता है n-1 डिवाइड बाई 2, ये फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी कहलाता है। प्रत्येक नोड आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ईच एंड एवरी नोड। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। टोपोलॉजी कितने प्रकार के होते हैं, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। 6 प्रकार के टोपोलॉजी होते हैं, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a tool for instant messaging? हमें इंस्टेंट मैसेज, देखिए अभी आप लोग चैटिंग कर रहे हो तो इंस्टेंट कर रहे हो, जैसे तुरंत आप चैट कर रहे हो, तुरंत मैं उसका रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, तुरंत मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूँ। तो इनमें से कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग टूल नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दीजिएगा, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं सभी लोग आंसर देंगे। ठीक है, सभी लोग आंसर देंगे जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, आसान सा प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, ये आसान सा प्रश्न है। ये हमारा जो होता है विकिपीडिया क्या होता है, एक हमारा एक विकिपीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पे मतलब हम आर्टिकल्स को लिख सकते हैं और आर्टिकल्स को रीड भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं आर्टिकल्स के लिए। तो विकिपीडिया कोई हमारा जो है इंस्टेंट मैसेजिंग नहीं होता है। विकिपीडिया जो होता है वो हमारा कोई इंस्टेंट मैसेजिंग नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा।
इंस्टेंट मैसेजिंग नहीं होता है, बाकी सारे इंस्टेंट मैसेजिंग होते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्चिंग एंड लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम रैम। इनमें से ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम से सर्च एवं लोड करने में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन हेल्प करता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखो ईडीओ रोम जो आप पूछ रहे हो ना, उसी को डी रैम बोलते हैं भैया। जो आप बोल रहे हो ईडीओ रोम रैम ना, एक्सटेंडेड डेटा आउट रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसी को हम डायनेमिक रैम बोलते हैं। और एनवी रैम जो होता है नॉन वोलेटाइल रैम होता है, यानी कि रोम का फीचर थोड़ा उसमें होता है नॉन वोलेटाइल। आपके मोबाइल में बेसिकली एनवी रैम यूज होता है, ठीक है। देखो जो ईडीओ रैम आप बोल रहे हो, ईडीओ रैम, तो जो ईडीओ रैम होता है ये एक्सटेंडेड मतलब बढ़ा हुआ, एक्सटेंडेड, ठीक है। एक्सटेंडेड डेटा आउट रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। एक्सटेंडेड डेटा आउट, इसी को हम डी रैम के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ डी रैम होता है ये, ठीक है। और जो आप एनवी रैम बोल रहे हो, ये एनवी रैम बेसिकली स्मार्टफोन वगैरह में देखने को मिलता है, इसे नॉन वोलाटाइल रैम बोलते हैं, ठीक है। नॉन वोलाटाइल रैम के नाम से जानते हैं, नॉन वोलाटाइल रैम के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। ठीक है, बूटिंग टाइम यूज होता है ये, बेसिकली स्मार्टफोन के सेंस में इसका यूज होता है, ठीक है। चलिए आगे। हाँ तो हाँ, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आप पूछ रैम से, तो भैया यहाँ पे जो बूटस्ट्रैप लोडर होता है एक स्पेशल प्रोग्राम होता है। बूटस्ट्रैप लोडर जो होता है एक स्पेशल प्रोग्राम होता है जो क्या काम करता है। बूटस्ट्रैप लोडर एक स्पेशल प्रोग्राम होता है जो ओएस को लोड कराने में रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कराने में रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि बूटिंग करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसे हम बूटस्ट्रैप लोडर के नाम से जानते हैं, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए वेरी, बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं ना, बायोस नहीं होगा, जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं, हम सिस्टम को जब ऑन करते हैं तो हमारा रोम एक्टिव होता है, और जब रोम एक्टिव होता है तो उसमें बायोस एक्टिव होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक्टिव होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का काम क्या होता है, सारे पोस्ट परफॉर्म करना। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का मतलब होता है कि जो हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं वो प्रॉपरली कनेक्टेड हैं, प्रॉपरली वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पावर ऑन, अब ये एक एग्जाम अभी यूपी में हुआ था, उसमें क्वेश्चन भी आया हुआ है, पीओएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या करता है, वो टेस्ट करता है कि जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, है ना, क्या वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर वो जब काम कर रहे होते हैं तब हमारा ओएस लोड होता है, उसी को बोलते हैं बूटिंग। और जो ओएस को उठाकर लोड करता है उसे बूटस्ट्रैप लोडर बोलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। In which of the following network topology failure of the one node can disrupt the entire network? इनमें से अगर एक ऐसा टोपोलॉजी बताइए जो अगर एक नोड फेल हो गया, एक नोड फेल हो गया तो सारा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब पूरे अस्त व्यस्त कर देगा, पूरे नेटवर्क को अस्त व्यस्त कर देगा अगर एक नोड असफल हो गया, एक नोड अगर फेल हो गया तो। क्या दिक्कत आ रही प्रीति जी, पूछिए प्रीति जी क्या दिक्कत आ रही, क्या समझ में नहीं आया आपको, जो नहीं आया पूछिए, हम समझा देंगे दोबारा आपको क्लास में। देखो बस टोपोलॉजी क्या होता है ना, जैसे अगर सोचिए आप एक बस टोपोलॉजी है, जो देखो जो समझ में नहीं आ रहा पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लाइव में आपसे जुड़ा हूं तो आप पूछ सकते हैं जो भी डाउट आपके हैं, ठीक है। देखो जैसे ये क्या होता है, बस टोपोलॉजी होता है, अगर एक नोड खराब हो गया तो आगे का रास्ता खराब बंद। अब आप मुझे बताओ, अगर आप एक रास्ता है जा रहे हो आप, रास्ते में गड्ढा है तो क्या आगे जा पाओगे आप, या रास्ते में कोई ब्रेक हो गया है, कोई दिक्कत होगी, जा पाओगे, नहीं जा पाओगे आप। तो डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है, दिक्कत हो गई, नोड फेल हो गया, नोड फेल हो गया तो क्या आगे जा पाओगे आप। तो बस टोपोलॉजी इस तरह होता है, वो नोड फेल हो गया है, ठीक है, आगे नहीं जा पाओगे। नेटवर्किंग का फिर से पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, पूछिए ना, मैं हूं ना क्लास में, क्या दिक्कत है। और मैराथन में लूंगा, मैराथन में आइएगा, मैराथन में पूरा मैं कॉन्सेप्ट एक क्लास सब खलास कर दूंगा, मैं मैराथन में एक क्लास सब खलास कर दूंगा, सब कुछ पढ़ा दूंगा उस दिन भी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अभी आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपका एग्जाम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ हम लगे हुए हैं, ठीक है। हाँ, नोड मतलब क्या होता है, जो कंप्यूटर होता है उसी को नोड बोलते हैं बाबू, अलग कुछ नहीं होता। ये जो नोड डिवाइस आप जो बोलते हो ना, उसी को बोलते हो नोड डिवाइस। आपका स्मार्टफोन भी हो सकता है नोड, कंप्यूटर भी हो सकता है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर भी नोड हो सकता है। जो जुड़ा हो, जो इंटरनेट में जुड़ा है डिवाइस, उसे नोड के नाम से जानते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए भैया, एक्सेस टाइम क्या होता है। एक्सेस टाइम मतलब, एक्सेस का मतलब हिंदी में बता दूं, एक्सेस का मतलब पहुंच होता है,
एक्सेस टाइम किसे बोलते हैं, इसका आंसर दीजिए आप लोग। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन फिर से कौन कह रहा है? अरे देखो 20 नंबर क्वेश्चन एक्चुअली था क्या, देखो होता क्या है इसमें, ये कह रहा है, हिंदी वाला थोड़ा उल्टा लिख उठा है ध्यान दीजिएगा, मैं समझा रहा हूं। इसमें ये कह रहा है कि हमारा जब ओएस लोड होता है तो ओएस को लोड कौन कराता है, ओएस को लोड कराने में हेल्प कौन करता है? तो वो बूट स्ट्रैप लोडर होता है, नाम से पता है लोडर। देखो लोड करने की बात कर रहा है ना, तो लोड कराने में लोडर यूज होता है। अच्छा ये होता क्या है मैं समझा दूं आपको, देखो मैं फिर से समझा देता हूं आपको। देखो जैसे होता ये है यहाँ पे, ठीक है, जैसे हम सिस्टम को जब ऑन करते हैं, हम सिस्टम देखो स्टेप होता है, जैसे मान लीजिए सिस्टम को हमें ऑन करना है, ठीक है, हमारा सिस्टम बंद है। अब ध्यान दीजिएगा, तभी सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और दुर्घटना घटी सब्जी पूरी बटी, तो इसलिए अभी ध्यान देना है आपको, ठीक है। यहाँ पे स्टेप वन में क्या किया हम लोगों ने, टर्न ऑन किया सिस्टम को, टर्न ऑन किया सिस्टम को, ऑन किया, ठीक है। स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में क्या होता है, रोम एक्टिव होता है, रोम एक्टिव होता है। रोम क्या है, हमारे कंप्यूटर की रीड ओनली मेमोरी। मैंने कहा था ना कि आपने अगर किसी को अपने रोम में बसा रखा है तो उसे आप जल्दी रिमूव नहीं करते हो, जल्दी डिलीट नहीं करते हो आप, है ना, जिसको अपने रोम में बसा लेते हो आप। तो जब कंप्यूटर का निर्माण हो रहा था, तो जब कंप्यूटर बनाया जा रहा था, तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम मैन्युफैक्चरर के द्वारा एक परमानेंट मेमोरी इसमें डाल दी गई, उस परमानेंट मेमोरी को रोम बोल दिया गया, और उस रोम में एक प्रोग्राम डाला गया, स्पेशल प्रोग्राम। तो स्टेप 3 में क्या होता है, जब रोम एक्टिव होगा तो उसमें से बायोस एक्टिव होगा, बायोस एक्टिव होगा। अब बायोस क्या कहाँ स्टोर होता है, बायोस रोम में स्टोर होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहलाता है। जब बायोस एक्टिव होगा तो स्टेप 4 में क्या होगा, स्टेप 4 में बायोस एक पोस्ट परफॉर्म करेगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करेगा। और जब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट में क्या होता है कि हार्डवेयर को चेक किया जाता है, जो हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं उनकी चेकिंग होती है। सब कुछ जैसे होता है ना, आप कहीं जा रहे हो, आप अयोध्या आते हो तो अयोध्या में आपकी चेकिंग होती है। अयोध्या आप जब आओगे, जब देखेगा आप यहाँ की जो पुलिस है, यहाँ की जो फोर्स जब देखेगा बाहर का नंबर है यूपी 42 अयोध्या के अलावा, तो चेक करेगा भैया कहाँ से हो, क्या दिक्कत है। जब सब कुछ सही होगा तो आगे भेजेगा आपको, अदरवाइज आपको रोक देगा चेकिंग के दौरान। तो हार्डवेयर को पोस्ट मतलब देखो तो चेक कहते हैं, चेक पोस्ट, अक्सर सुना होगा आप लोगों ने, चेक पोस्ट, पुलिस का चेक पोस्ट लगा हुआ, बचा के जाना, सुना होगा आप लोगों ने, पोस्ट पुलिस का चेक पोस्ट है। तो मतलब पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट में क्या होता है, चेकिंग होती है। तो जब सिस्टम हमारा ऑन हो रहा है तो उसमें हार्डवेयर कंपोनेंट, जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनको चेक किया जा रहा है कि वो प्रॉपर्ली जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, अगर प्रॉपर्ली वो, देखो मैं सही लिख दूं यहाँ पे, थोड़ा साफ लिख दूं, नहीं तो आप कहोगे पोस्ट में हार्डवेयर को चेक किया जाता है, हार्डवेयर की चेकिंग होती है, हार्डवेयर की चेकिंग होती है। अगर सब कुछ सही है, यस सब कुछ सही है, तो ओएस लोड होता है, ओएस लोड होता है। अब ओएस जो लोड होता है इसी को बोल देते हैं बूटिंग, इसी को बोल देते हैं बूटिंग। अब ये ओएस लोड कहां से होता है, तो ओएस जो है हार्ड डिस्क से रैम पर लोड होता है और रैम से हार्ड डिस्क पर। तो जो यहां से लोड होता है ओएस, वो लोड करता कौन है? जैसे आप कंप्यूटर में देखते हो सी ड्राइव, नाम सुना है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, नाम सुना है कंप्यूटर में। सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव किसका होता है? हार्ड डिस्क का होता है। तो हार्ड डिस्क में क्या स्टोर होता है? ओएस ही तो स्टोर होता है। सी ड्राइव में क्या स्टोर होता है बताइए आप मुझे। लोग अक्सर कहते हैं कंप्यूटर में सी ड्राइव की फाइलों को मत छेड़ना, बोलो। अक्सर लोग कहते हैं कंप्यूटर में स्टोर सी ड्राइव की फाइलों को मत छेड़ना। सी ड्राइव की फाइलों क्यों मत छेड़ना? इसलिए मत छेड़ना, मतलब छेड़छाड़ करना, क्योंकि अगर कोई फाइल डिलीट हुआ सी ड्राइव का तो आपका सिस्टम मिसबिहेव करने लगेगा, क्योंकि ओएस की फाइलें उसी में होती हैं। तो ओएस का पार्टीशन होता है, ओएस उसी में स्टोर है। हम सिस्टम को ऑन कर रहे हैं तो ओएस लोड हो रहा है। अब ओएस को ढूंढता कौन है, सर्च कौन करता है ओएस को, कि हमारा ओएस कहां पर है, उसको सर्च कौन करेगा? उसको सर्च करेगा ओएस मतलब विंडोज, ओएस मतलब देखो ओएस के कई नाम, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ओएस विंडोज है, एप्पल का मैकिंटोश है, कई सारे ओएस हैं। तो उन ओएस को जो है ध्यान दीजिएगा आप लोग दोस्तों, यहां पे जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, उन ओएस को जो है, एक मिनट रुकिएगा आप लोग,
तो जो बूट स्ट्रैप लोडर होता है वो सर्च करता है ओएस को, सर्च करने के बाद में उसको यहाँ पे लोड करता है, उसी को बोल देते हैं बूटिंग। बूटिंग दो प्रकार का होता है, बूटिंग जो होता है वो दो प्रकार का होता है, बूटिंग जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक कोल्ड बूटिंग होता है, कोल्ड बूटिंग होता है, इसी को हम सॉफ्ट बूटिंग भी कहते हैं, सॉफ्ट बूटिंग कहते हैं। और एक हार्ड बूटिंग या इसी को वार्म बूटिंग के नाम से भी जानते हैं, वार्म बूटिंग के नाम से जानते हैं। सिस्टम को जब हम सेफ मोड में स्टार्ट करते हैं, सिस्टम को जब सेफ मोड में स्टार्ट करते हैं तो उसे हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं। सिस्टम को जब रीस्टार्ट करते हैं, सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं, सिस्टम को रिबूट करते हैं, रिबूट करते हैं, या सिस्टम को हम कंट्रोल अल्ट डिलीट शॉर्टकट की यूज करते हैं, कंट्रोल अल्ट डिलीट शॉर्टकट की यूज करते हैं, है ना, कंट्रोल अल्ट डिलीट शॉर्टकट की यूज करते हैं, तो जो है वो हमारा क्या कहलाता है, कंट्रोल अल्ट डिलीट शॉर्टकट की यूज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे हम जो है रिबूट करने का, रीस्टार्ट करने का नाम से जानते हैं। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है? वेरी गुड। शॉर्टकट की जो होता है याद रखना कंट्रोल अल्ट डिलीट होता है, कई बार पूछा भी गया है, कई बार पूछा गया है। तो इसका शॉर्टकट की जो होता है कंट्रोल अल्ट डिलीट होता है, कंट्रोल अल्ट डिलीट जो होता है शॉर्टकट की होता है सिस्टम को रीस्टार्ट करने का, रिबूट करने का। ठीक है, चलिए मेश टोपोलॉजी हो गया। एक्सेस टाइम मतलब पहुंच टाइम क्या होता है, एक्सेस टाइम क्या होता है, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप समझ में आ गया ना आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक्सेस टाइम क्या होता है दोस्तों, एक्सेस टाइम क्या होता है ये आंसर दीजिए आप लोग। फ्राइडे को मैराथन होगा आपका, फ्राइडे को शुक्रवार को, फ्राइडे को आप लोग एक्टिव रहिएगा, फ्राइडे को मैराथन होगा, उसका अपडेट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्यार दे अपना, सपोर्ट दे अपना, बाकी टेलीग्राम पर मैसेज जाता है आपको क्लास के रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए। हाँ देखो, नहीं एक्सेस टाइम मतलब तो पहुंचने में, जैसे आपको मुझ तक पहुंचना है तो आप तक मुझसे आपको मुझ तक पहुंचने में समय लगा, तो सीक टाइम मतलब सीक टाइम और प्लस लेटेंसी टाइम तो दोनों होता है। आप देखो समझो यहां पे होता क्या है, पहुंच समय किसी जानकारी का पता लगाने और उसे प्रसंस्करण के लिए उपलब्ध कराने में लगने वाला समय, मतलब कि कहीं पहुंचने तक समय जो लगता है उसे एक्सेस टाइम बोलते हैं। अब एक्सेस टाइम में एक आपका सीक टाइम मतलब खोजने में समय लगा, जैसे आप मेरे तक जब आ रहे होंगे तो मेरे तक जब आप मुझ तक आ रहे होंगे तो टोटल इसे लगा 2 घंटे, 2 घंटे एक्सेस टाइम हो गया, मतलब 2 घंटे में आपने मुझे एक्सेस कर लिया। लेकिन 2 घंटे में वो भी शामिल है खोज करने वाला, मतलब आपने मुझे खोजा होगा, आपने एड्रेस खोजा होगा। तो सीक टाइम मतलब खोजा होगा और लेटेंसी मतलब जो विलंब हुआ, तो दोनों मिलाकर। अरे भैया जैसे मैंने आपसे कहा कि एक काम है, ऐसा है कि आपको मेरे पास 5 बजे पहुंचना है, मैं एग्जांपल दिया, और आप मेरे पास पहुंचे मान लीजिए 6 बजे, तो आप 1 घंटा विलंब हो गया आपका पहुंचने में। तो वहां से पहुंचने में जो समय लगा टोटल आपने कहा था 3 घंटे लगा, 3 घंटे में शामिल क्या है, खोजने में समय लगा और प्लस जो विलंब समय लगा, तो दोनों जोड़ोगे ना कि 1 घंटा आपने लेट आप आए हो, तो ये एक्सेस टाइम कहलाता है कि तो खोजने में लगा समय, सीक टाइम मतलब खोजने में समय लगा और प्लस जो विलंब हुआ है वो दोनों मिलाकर एक्सेस टाइम कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो सीक टाइम द टाइम इज टेक्स फ्रॉम द रीड राइट हेड टू मूव द डिजायर्ड ट्रैक, मतलब कि जब हम लोग कोई चीज ओपन करते हैं, कोई फाइल, देखो ऐसे होता है ना, जब हम लोग को कंप्यूटर में कोई फाइल खोजते हैं, कोई फाइल ओपन करते हैं, तो पूरा यहीं पे पूरा कॉन्सेप्ट चलता है, ये वाला कॉन्सेप्ट कि हार्ड डिस्क में किस लोकेशन पे हमारी फाइल है। हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क का लॉजिकल डायग्राम होता है, हार्ड डिस्क के किस लोकेशन पे हमारी फाइल है, तो वो जो रीड राइट हेड होता है उस डिजायर्ड लोकेशन पर पहुंचता है, और पहुंचने में जो खोजता है मतलब खोजता है, रीड राइट हेड जो होता है खोजता है, खोजने में जो समय लगा और प्लस वहां से खोज कर देने में समय लगा, वही आपका एक्सेस टाइम कहलाया। बस यही होता है आपका। ठीक है, हु इज द फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर, इंडियन सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, इंडियन सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, सभी लोग आंसर दीजिएगा। हाँ, रास्ते में खाना पीना भी होता है। हाँ, रास्ते में आप मेरे तक पहुंचेंगे तो आप अयोध्या आएंगे, आप अगर तो अयोध्या आने में आप जो है क्या करोगे, आप खुद सोचो। आप अगर बिहार के रहने वाले हो या आप अगर किसी और राज्य के रहने वाले हो, आप अयोध्या आओगे तो अयोध्या आते समय आप रास्ते में लंबा सफर है तो कहीं खाओगे पियोगे, कुछ नाश्ता पानी करोगे, तो भी समय जोड़ोगे ना आप। ठीक है, तो कोई पूछेगा भैया अयोध्या कितने घंटे पहुंचे हो आप, तो पूरा जोड़ के बताओगे ना, कैसा है कि वहां से निकले थे इतने बजे, वहां इतने बजे रुके थे इतना, तो इतना टाइम लग गया है ना। तो भैया विजय पी भाटकर साहब कहां है, विजय पी भाटकर साहब जो हैं
इन्होंने परम पर काम किया था। जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो परम था। क्या था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो परम था, और इसको जो है डेवलप किया था सीडैक पुणे ने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग पुणे। पुणे में हेडक्वार्टर है, पुणे में हेडक्वार्टर किसका है? सीडैक का, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, है ना। तो उसने जो है तो परम नाम का कंप्यूटर भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था भारत का, और उसके हेड थे पी भाटकर साहब, विजय पी भाटकर साहब। तो सुपर कंप्यूटर जो भारत में परम डेवलप किया गया उसके हेड थे विजय पी भाटकर साहब, इसलिए इनको भारत के लिए सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अब सर एक बात बताइए, दुनिया के कौन जनक हैं? दुनिया के लिए अगर भारत हटा दिया जाए, भारतीय हटा दिया जाए, तो दुनिया का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्या था? दुनिया का प्रथम सुपर कंप्यूटर, प्रथम सुपर कंप्यूटर, दुनिया का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे फर्स्ट था, क्रे फर्स्ट था। और क्रे फर्स्ट के जो फादर हैं वो सैमुअल क्रे साहब हैं, सैमुअल क्रे साहब हैं, इन्हीं के नाम पर पढ़ा है क्रे। सैमुअल क्रे कौन है? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन जो है वर्ल्ड के लिए हैं, पूरे विश्व के लिए फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। मुझे लगता है समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है जी। क्रे फर्स्ट के फादर हैं सुपर कंप्यूटर, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। एसएमटीपी प्रोटोकॉल हैज अ नंबर कॉल, बड़ा आसान सा प्रश्न है, मजा आ जाएगा आपको तो ऐसे क्वेश्चन करने में, ऐसे क्वेश्चन करने में। फर्स्ट इंडियन कंप्यूटर सिद्धार्थ है ना? हाँ बिल्कुल लूसी जी, एक्चुअली फर्स्ट इंडियन कंप्यूटर नहीं, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है। अगर पूछा जाए फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तब सिद्धार्थ है। फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया सिद्धार्थ। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया परम, और परम 8000, परम का भी सीरीज है ना, तो परम 8000। देखो मेल भेजने के लिए आप याद रखना SMTP, मैं आपको समझा दूं, SMTP का फुल फॉर्म जो होता है वो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है जी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। मेल भेजने के लिए, मेल भेजने के लिए, ठीक है, प्रयोग होता है, ठीक है, प्रयोग होता है, ठीक है, मेल भेजने के लिए प्रयोग होता है। पोर्ट नंबर क्या होता है? इसका पोर्ट नंबर जो है वो 25 होता है। ऐसे ही POP3, POP3 वर्जन, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या होता है साहब? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल मेल को सेम डिवाइस पर रिसीव करने के लिए, जिस डिवाइस से रिक्वेस्ट किया गया है, जिस डिवाइस से, सेम डिवाइस पर प्राप्त करने के लिए, प्राप्त रिसीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, ठीक है। पोर्ट नंबर, इसका संबंध मेल से है, पोर्ट नंबर 110 होता है, ठीक है, 110, ये 25 पूछा गया, ठीक है। और सुनो, एक होता है IMAP, ये भी प्रोटोकॉल होता है, किसके लिए? इंटरनेट मैसेज, इंटरनेट मैसेज, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, अभी 2 दिन पहले एग्जाम यूपी में हुआ है, यूपी में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है, उत्तर प्रदेश में एग्जाम हुआ है, इसलिए हल्की मत लेना। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, एक्सेस प्रोटोकॉल। अब देखो POP और IMAP लगभग सेम है, अंतर ये है मेल को सेम डिवाइस पर, तो इसमें मेल को डिफरेंट डिवाइस पे, डिफरेंट मतलब किसी भी डिवाइस पे, डिफरेंट डिवाइस पर एंड डिफरेंट लोकेशन पर प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, डिफरेंट लोकेशन पर प्राप्त कर सकते हैं, पर प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसका पोर्ट नंबर आप लोग, ये मैंने आपको कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे आप, क्योंकि लोग अक्सर यूज करते हैं ये जब किसी को प्रपोज करना होता है, 143 है ना, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं मुझे बताएं एक बार, यहाँ पे जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं मुझे बताएं, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं भैया?
जितने भी हमारे फ्रेंड्स ने बताया मुझे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़े। देखो यहां पे एक क्वेश्चन आ रहा है, डीएचसीपी का पोर्ट नंबर 2 होता है, एक 67 होता है, एक 68 होता है। 67 जो होता है वो सर्वर के लिए होता है, 68 क्लाइंट के लिए होता है, याद रखिएगा। डीएचसीपी जो होता है, डीएचसीपी, तो एक सर्वर के लिए जो पोर्ट नंबर होता है वो 67 होता है, और जो क्लाइंट के लिए पोर्ट नंबर होता है वो 68 होता है। डीएचसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है? मजा ना आए तो पैसा वापस। ठीक है, क्या मैसेज, ध्यान नहीं दिया मैंने आपका, ध्यान नहीं दिया, बताइए क्या मैसेज है आपका, ध्यान नहीं दिया, बताइए फटाफट क्या मैसेज है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। A series of standard paper size that most printers support. बताइए। तो दोस्तों देखो, आईएमपीएस का फुल फॉर्म इसे पूछा गया है, तो आईएमपीएस का फुल फॉर्म जो होता है इमीडिएट यहां पे ये अलग क्वेश्चन आ गया, इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है, ऑप्शन में कहीं है क्या? इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। इंस्टेंट, देखो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इमीडिएट भुगतान, हाँ ये होगा, ये होगा, ये होगा, इमीडिएट भुगतान सेवा, ये होगा, ये वाला होगा। ठीक है, और यहां पे जो आंसर A4 होता है, ये देखो दोनों क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग है, डिफरेंट क्वेश्चन थोड़ा आ गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। चलो भाई, Which dialog box opens when you click and save as option in the file menu? फाइल मेनू में सेव एज विकल्प पर क्लिक करने पर कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? बताइए, बताइए भाई। Which dialog box opens when you click on save as option in the file menu? Which dialog box opens when you click on save as options in the file menu? हाँ, वो इमीडिएट पेमेंट सर्विस बी। अरे पागल, कहाँ बी कैसे हो जाएगा? भुगतान ऐप, यहाँ ऐप लिखा है, बहुत दिमाग लगाते हो यार। इमीडिएट मतलब इमीडिएट, और इमीडिएट पेमेंट, पेमेंट मतलब भुगतान, और सर्विस मतलब सेवा। सही है ये पहला। तत्काल हिंदी में लिखा हुआ मानता हूं, लेकिन भुगतान ऐप लिखा, ऐप नहीं होता है, और इंस्टेंट नहीं होता है, तो इसलिए आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन हिंदी में थोड़ा अलग था। आईएमपीएस एक सेवा होता है, आईएमपीएस जो कि एक फंड ट्रांसफर सेवा है। फंड ट्रांसफर मतलब कि इंस्टेंटली आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो, इमीडिएट आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो। आईएमपीएस को 2010 में लॉन्च किया गया था एनपीसीआई के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। एनपीसीआई जो है, जो कि आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो करता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसने इसको जो है लॉन्च किया था। तो अगर बोला गया फाइल मेनू में सेव एज विकल्प पर क्लिक करने पर कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है, तो सेव एज पर क्लिक करने पर सेव एज ही तो खुलेगा भाई, सेव एज ही तो खुलेगा। बोलो हाँ, वेरी गुड। ठीक है ना, आगे बढ़े। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। सेव एज, with whose help you can create your virtual assistant like Cortana, Google Assistant, Siri, etc. किसकी मदद से आप अपना वर्चुअल असिस्टेंट जैसे कि कोटाना, गूगल असिस्टेंट, सीरी आदि को बना सकते हैं? with whose help you can create your virtual assistant like Cortana, Google Assistant and Siri. मशीन इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, वर्चुअल इंटेलिजेंस। तो ये हमारा होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहां पे एक काम करता है कॉन्सेप्ट,
वो कौन सा? कोटाना किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। ये एआई देखो इसे बोलते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। एक्चुअली ये वर्चुअल असिस्टेंट है और इसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है। ये किस पे काम करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा ये बताओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा साइंस है, एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें इंसान की तरह एक्ट करने का मशीन बनाया गया है। एक ऐसा अध्ययन है एआई, एक ऐसा स्टडी है, एक ऐसा अध्ययन है जहां पर मशीन इंसान की तरह एक्ट करेगा। एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, बनाया गया है किसके द्वारा? 1956 में जॉन मैकार्थी साहब के द्वारा। यानी कि अगर हम एआई की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जो हैं जॉन मैकार्थी हैं। सब ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। जॉन मैकार्थी हैं, जॉन मैकार्थी हैं। उन्होंने 1956 में एआई को डेवलप किया था। 1956 में एआई को डेवलप किया था जॉन मैकार्थी साहब ने 1956 में। और ये जो कोटाना और गूगल असिस्टेंट, गूगल का, सिरी एप्पल का है। सिरी जो है एप्पल का है। आप बताओ एलेक्सा किसका है? एलेक्सा किसका है? एलेक्सा किसका है? ये बताइए आप लोग। ये एनएलपी पे काम करता है। अब बताइए एनएलपी क्या होता है? ये एनएलपी पर काम करता है। एनएलपी पर काम करता है। एनएलपी पर काम, ये जो कोटाना है, गूगल असिस्टेंट, सिरी है, ये एनएलपी पे काम करता है। एनएलपी का मतलब कौन बताएगा मुझे? एनएलपी का मतलब कौन बताएगा? एप्पल का। हाँ ये अमेजॉन का है। वेरी गुड, अमेजॉन का। एलेक्सा जो है ये अमेजॉन का क्या है? अमेजॉन का वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट बोलते हैं बाबू इसे वर्चुअल असिस्टेंट के नाम से जानते हैं। एनएलपी मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एनएलपी का मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एग्जाम में आया वो प्रश्न है, एग्जाम में आया वो प्रश्न है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सर क्या होता है ये जो एनएलपी होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है, मतलब कि इंसान के बातों को समझ रहा है। हम जो कमांड दे रहे हैं उसको ये समझ रहा है एनएलपी के माध्यम से, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के माध्यम से। हमारी लैंग्वेज नेचुरल है। और जो कोटाना है, गूगल असिस्टेंट है, सिरी है, एलेक्सा है, हम कहते हैं एलेक्सा ओपन द डोर, डोर ओपन हो गया। एलेक्सा क्लोज द डोर, डोर क्लोज हो गया। एलेक्सा स्टार्ट द म्यूजिक, म्यूजिक स्टार्ट हो गया। अक्सर देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, वेरी गुड। चलो, द ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 195 इज, ये 195 ऑक्टल इसका डेसिमल है। ये जाहिर सी बात है डेसिमल है, इसका ऑक्टल क्या होगा? ये डेसिमल है, इसका ऑक्टल क्या होगा? आंसर दीजिए, आपको फटाफट आंसर दीजिए। हिंदी में टिक लगा दीजिए। हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं। चलो बताइए। देखो ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखो एक्चुअली क्या है, AWS जो होता है अमेजॉन का वेब सर्वर होता है भैया। तनु शर्मा जी, AWS जो है ना वो अमेजॉन का वेब सर्वर है। हमको गूगल क्लाउड जो हम लोग अमेजॉन का क्लाउड यूज करते हैं ना, वो अमेजॉन वेब सर्वर हमको प्रोवाइड करता है। अमेजॉन का क्लाउड समझते हो क्या होता है? क्लाउड मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पे हमारा डेटा एक सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में है, उसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। एक जगह स्टोर है, हम कहीं से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब यहां पे दोस्तों जो है ध्यान दीजिएगा, जैसे ये 195 क्या है? 195 हमारा डेसिमल है, इसका हमको ऑक्टल निकालना है। तो इसका ऑक्टल निकालने का दो तरीका है। पहले हम इसका बाइनरी निकाल लें और बाइनरी के बाद ऑक्टल निकाल लें। एक तरीका तो ये है, या हम डायरेक्ट निकाल लें। तो डायरेक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 195 को डायरेक्ट हम 8 से डिवाइड कर देते हैं। 8 दूना 16, 3 19, 16 8 24, 8 दूना 16, 3 19, 35, 8 चौक 32, 32 3 35, 8 3 24, यहाँ 0, 303, नीचे से ऊपर जाते हैं 303, बेस जो होता है वो 8 हो जाएगा। 303 बेस 8 हो जाएगा।
ये आंसर हो जाएगा, 303 बेस 8 हो जाएगा। ठीक है जी, किसका आया है, किसी का आया? और इसका एक तरीका और भी है, तो आप चाहें इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लें, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद में फिर आपने इसको ऑक्टल में निकालना है, तो चाहे बाइनरी में कन्वर्ट कर लें फिर ऑक्टल निकाल लें। ठीक है, चलिए भाई, पीपीआई एंड आईएमपीएस। देखो आईएमपीएस क्या होता है अभी बताया मैंने, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, और इसे पीपीआई क्या होता है, पीपीआई, हाँ ऑफिस 365 जो है क्लाउड बेस्ड होता है। वेरी गुड। पीपीआई जो होता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, ये एक ऐसा प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, इसे हम पीपीआई के नाम जानते हैं। आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। Which of the following items appears at the end of the MS Word document? आपको बताना है MS Word दस्तावेज के अंत में इनमें से कौन सा आइटम होता है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। देखो ये क्या चल रहा है सब, आंसर क्या दे, एंड नोट होगा, एंड नोट। ये थोड़ी ना पूछा है सबसे नीचे बार कौन सा होता है, थोड़ा आप कंफ्यूज हो गए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे टास्क बार दे रहे हैं, देख लो। देखो ये हमारा डॉक्यूमेंट्स है, बोला है फॉलोइंग आइटम्स अपीयर्स एट द एंड ऑफ द MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स। MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है, देखो उसके नीचे सबसे एंड में, सबसे एंड में जो होता है वो इसका शॉर्टकट की जो होता है अल्ट, इसका शॉर्टकट की जो होता है एंड नोट का अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी होता है। ठीक है, और एक होता है फुट नोट। जो फुट नोट होता है वो प्रत्येक पेज के नीचे होता है, प्रत्येक पेज के नीचे होता है, प्रत्येक पेज के नीचे होता है। ठीक है ना, उसे फुट नोट बोलते हैं। इसका शॉर्टकट की जो होता है वो अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ होता है। ठीक है, फुट नोट। ठीक है, ये टास्क वार जो लोग आंसर दे रहे हैं, टास्क वार विंडो का टॉप का बार, विंडो पर सबसे नीचे, सबसे बॉटम का बार होता है। ठीक है, ये और मेनू बार पता ही है आपको, एंड नोट। ठीक है, तो एंड नोट एंटायर डॉक्यूमेंट के लास्ट में होता है। अच्छा, ये किस टैब मेनू में आता है? क्वेश्चन पूछा गया फुट नोट एंड नोट किस टैब मेनू में आता है। क्वेश्चन इज दैट कि एंड नोट फुट नोट किस टैब मेनू में आता है। आप बताइए भैया, एंड नोट और फुट नोट किस टैब मेनू में आता है? तो आपको पता है रेफरेंस टैब मेनू में आता है, रेफरेंस टैब मेनू में आता है, रेफरेंस टैब मेनू, रेफरेंस टैब मेनू में आता है। एंड नोट फुट नोट किस टैब मेनू में आता है? रेफरेंस टैब मेनू में आता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म गाइस। काइंड लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। मुझे बताइए सेशन कैसा लगा, दिल पे हाथ रखिए, बताइए सेशन कैसा लगा आप लोगों को। 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, और 30 क्वेश्चंस को आप अगर देखेंगे तो लगभग मैंने 100+ क्वेश्चन को डिस्कस किया है। इस तरह मैंने एक्सप्लेन किया है, 30 क्वेश्चन को मैंने इस तरह एक्सप्लेन किया है, लगभग 100+ क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। तो बताइए सेशन कैसा लगा। इसकी लंबी क्लास भी, एक लंबी मैराथन भी लेकर आऊंगा आपके लिए मैं। ठीक है, ओके। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो हमारा नाम है वो स्टडी विद धीरेन्द्र सर है, या मुझे आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दें। इंस्टाग्राम आईडी, ये इंस्टाग्राम आईडी है धीर.सिंह0291। इसका PDF आपको मिल जाएगा। ये हमारा आईडी इंस्टाग्राम, इस इंस्टाग्राम आईडी को आप फॉलो कर लीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मेरा पर्सनल धीर.सिंह0291। सर्च कर लीजिएगा, मेरा आईडी मिल जाएगा, मुझे सर्च फॉलो कर लीजिएगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मुझे टेलीग्राम का अपना, अगर टेलीग्राम नहीं मिलता आपको तो लिंक दे दूंगा, वहां पे PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, ओके।